एक छोटी सी क्लासरूम के भीतर एक गंभीर और विद्वान जैसी आवाज गूंजी। "के, यह क्लासरूम?" भाई एकदम सीरियस वाइब चल रही थी। क्लास के आगे खड़े 13 साल के एक नौजवान शौर्या ने अपनी पीठ सीधी की और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखने के बजाय सीधे सामने देखते हुए आज से 300 साल पहले की तबाही की कहानी बयां करनी शुरू की। आज से ठीक 300 साल पहले विदेशी जातियों और जंगली जानवरों का अटैक अचानक इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उस वक्त माना का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। शौर्य ने बिल्कुल कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा, माना के इस भयंकर ब्लास्ट की वजह से स्पेस में दूसरी दुनिया के रास्ते यानी खौफनाक दरारें, रिफ्ट्स खुल गई, जो किसी मिस्टीरियस रीजन से हमारी अर्थ से जुड़ गई। स्टार्टिंग में इंसानियत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। सब लोग उस रहस्यमयी एनर्जी के धमाके और खून जैसी लाल दिखने वाली डरावनी दरारों को देखकर सदमे में थे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये खबर आग की तरह फैल गई कि कुछ लंबी, भारी भरकम और इंसानों जैसे दिखने वाली एलियन जातियां आ गई हैं, जिनके बड़े बड़े पंख और गिद्ध जैसे सिर हैं और वे एकदम ब्रूटल मिडेवल वेपन्स चलाती हैं। इस खबर ने उस माना ब्लास्ट की चर्चा को पीछे छोड़ दिया। अब वो अज्ञात एनर्जी जिसे आज हम माना कहते हैं, इस प्लेनेट समेत हर लिविंग क्रीचर के अंदर समा चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली इंसानियत इन बेहद भयानक ताकतों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। कॉर्वी अकेली ऐसी विदेशी जाति नहीं थी, बल्कि कई दूसरी इंटेलिजेंट स्पीशीज भी धरा पर आ गई। उन्होंने इस प्लेनेट को आपस में लड़ने का अखाड़ा बना दिया और इंसानों को अपने मोहरे और तोप का चारा बनाकर इस्तेमाल करने लगे। इंसानों ने कम बैक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे वेपन्स इन विदेशी जातियों के सामने पूरी तरह फेल साबित हुए, क्योंकि वे अपने चारों ओर माना की एक एडवांस शील्ड यानी माना मेम्ब्रेन बनाकर रखते थे। माना की यह परत गोलियों तक को मोड़ देती थी और उन पर बमबारी का भी कोई असर नहीं होता था। इंसानियत ने भयंकर सफरिंग झेली और मजबूर होकर धरा के सबसे छोटे महाद्वीप कैनिर कनेर और उसके आसपास के लगभग 40 छोटे टापुओं के ग्रुप पर पीछे हटना पड़ा। कैनिर, जहां आज ज्यादातर इंसान रहते हैं, वहां परमानेंट दरारें सबसे कम है और गनीमत यह थी कि यहाँ की स्थायी दरारें किसी भी इंटेलिजेंट स्पीशीज की दुनिया से नहीं जुड़ी थी। यहाँ जो इकलौती स्थायी दरारें थी, वे ऐसी दुनियाओं से जुड़ी थी जहाँ सिर्फ खतरनाक जानवर रहते थे। ये बीस्ट्स अपनी वाइल्ड इंस्टिंक्ट और इंसानों को मौत के घाट उतारने की जिद के चलते अक्सर अटैक करते रहते थे। भले ही उनके पास अपनी दुनिया में हर चीज मौजूद थी, फिर भी इन ताकतवर जानवरों ने इंसानों के नुकसान की परवाह किए बिना अपने हमले जारी रखे। इस बीच टापू समूहों में कुछ और परमानेंट रिफ्ट्स थी और वहां जानवरों की ओवर पॉपुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैन कॉन्टिनेंट से ज्यादा हेल्प नहीं मिलती थी, क्योंकि कोई भी सीधे तौर पर इन ताकतों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इंसानियत ने अपनी 90% से ज्यादा आबादी खो दी थी, क्योंकि उनके पास आग से आग का मुकाबला करने के अलावा लड़ने का कोई दूसरा इफेक्टिव तरीका नहीं था। इंसानों को बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन सालों की रिसर्च और बहुत सारी किस्मत के बाद वे माना को थोड़ा आसानी से हैंडल करना सीख गए। लेकिन वे दूसरी जातियों की तरह एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जो माना को अपना मेन वेपन बनाती थी। कुछ जातियां धरती को हिला सकती थी, तो कुछ पानी को ऐसे कंट्रोल करती थी जैसे वो उनके शरीर का ही हिस्सा हो। लेकिन इंसानों के पास कोई इनेट एलिमेंट जन्मजात तत्व नहीं था जिसका इस्तेमाल वे अपने माना के साथ कर सके। हालांकि यह बात जितनी बुरी लग रही थी, असल में वही हमारे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। शायद यह किस्मत थी या फिर कुछ और कि एक यंग और डेयरडेविल, या यूं कहें कि थोड़े नासमझ किशोर शौर्य ने एक हमलावर बीस्ट के बच्चे को मारे जाने से बचा लिया। उस बच्चे को बचाने के बाद उस नौजवान को दूसरे इंसानों द्वारा लगभग अगवा कर लिया गया और मारने की कोशिश की गई, क्योंकि उसे एक थ्रेट माना जा रहा था। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उस जानवर के बच्चे को अपने सेवर बचाने वाले से एक अलग ही लगाव हो गया और उसने अनजाने में उस किशोर की उंगली पर काट लिया। तभी एक तेज चमकती रोशनी के साथ दोनों के बीच सोल बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी आत्मा का ढांसू बंधन बन गया। शौर्य ने 1 सेकंड के लिए रुककर कुछ गहरी सांसें ली और फिर आगे बोला, पहले सोल बॉन्ड की पूरी प्रोसेस दर्जनों पन्नों के टेक्स्ट में लिखी हुई है, लेकिन मैं उसका ज्यादातर हिस्सा स्किप कर रहा हूँ। बिना किसी को बताए शौर्य ने फील किया कि उसके और बीस्ट के बच्चे के बीच धीरे धीरे एक गहरा कनेक्शन बनता जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसे एक स्पेशल एलिमेंट से जुड़ने का एहसास हुआ। माना का इस्तेमाल करके वह उस बच्चे की पावर और उसके नेचर से कनेक्ट हो सकता था। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद शौर्य ने पाया कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट लेवल तक बढ़ गई है। सोल बॉन्ड के जरिए कॉन्ट्रैक्टर की बॉडी को एक अलग ही मजबूती मिलती है। इसी तरह इंसानियत को सोल अवेकनिंग और सोल बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता चला।
इस अहम खोज के बाद कम खतरनाक जानवरों वाली दूसरी दुनिया की दरारों की खोज शुरू हुई। इसके अलावा कई और बातें भी सामने आईं, जैसे हर जानवर हर इंसान के साथ मैच नहीं करता था, फिर भी लोग पावर पाने के लिए बेताब थे। यह पता लगाने के लिए कि कौन सा इंसान किस एलिमेंट के साथ फिट बैठता है, उन्होंने दूसरी जातियों के युद्ध क्षेत्रों से मिले अवशेषों से कुछ स्पेशल रेलिक्स तैयार किए। इस तरह इंसानों ने अपनी आत्मा को जगाना शुरू किया, जिससे यह पता चल जाता था कि कोई पर्सन किस बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। हर कोई पावरफुल बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन वे जानवर भी अपने बच्चों को आसानी से छीनने नहीं देते थे। जानवरों और इंसानों के बीच एक खूनी जंग छिड़ गई, जिसमें शुरुआत में बीस्ट्स ही भारी पड़ रहे थे। भले ही इंसानियत हार रही थी, फिर भी कुछ बच्चों को कैप्चर कर लिया गया और ज्यादा से ज्यादा इंसानों ने अपने बंधनों के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे और स्ट्रांग होते गए। हालांकि अब सिर्फ 1 अरब के करीब इंसान ही बचे थे, लेकिन माना कि ब्लास्ट के बाद से जो नेचुरल माना पैदा हो रहा था, उसे सोखकर वे हर दिन और ताकतवर होते जा रहे थे। प्रकृति और माना ने इंसानों के खिलाफ मिलकर काम किया, क्योंकि माना से एक्साइटेड होकर पेड़ पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ने लगे और जानवर जितना ज्यादा माना सोखते गए, उनकी पावर उतनी ही बढ़ती गई। बीस्ट टाइड्स से बचने के लिए इंसानों को मजबूर होकर एक दूसरे के पास किलेनुमा शहर बसाने पड़े। कैनल पर 12 परमानेंट रिफ्ट्स मौजूद है। ट्रिक ट्रिक ट्रिक। आज के लिए बस इतना ही। शौर्य, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन एकदम सॉलिड था। स्कूल की घंटी बजी और टीचर क्लास छोड़कर चले गए। शौर्य अभी भी अपने कमजोर शरीर के साथ वहीं खड़ा था और आराम से सबके बाहर जाने का वेट कर रहा था। उसके बाल छोटे और ब्लैक थे और चेहरे के फीचर्स काफी शार्प और कूल थे। अगर उसके बाल थोड़े लंबे होते तो बहुत से लोग उसे धोखा खाकर लड़की समझ लेते। 13 साल की कच्ची उम्र में उसके चेहरे पर अभी भी बचकानी मासूमियत थी, लेकिन वह काफी दुबला पतला था, क्योंकि वह ढंग से खाता पीता नहीं था। हालांकि शौर्य की आंखें उसकी सबसे खास और यूनिक चीज थी, क्योंकि वे किसी डेड फिश की तरह थी, जिनमें लाइफ का थोड़ा सा भी स्पार्क नहीं दिखाई देता था। एक भविष्यवक्ता ने उसके जन्म के समय प्रिडिक्ट किया था कि उसकी खूबसूरत आत्मा के अलावा उसकी आंखें उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। हालांकि यंग शौर्य के लिए वह बात इस वक्त सिर्फ एक मजाक थी। शौर्य इसे एक घटिया जोक समझता था, क्योंकि वह खराब ऑप्टिक नर्व्स यानी कमजोर नसों के साथ पैदा हुआ था। कहा जाता था कि उसकी मां की आंखें बहुत स्पेशल थी, लेकिन जाहिर है कि उसने कभी उन्हें नहीं देखा था। वह एक बड़े और रईस परिवार में काम करती थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे। हालांकि सालों पहले एक शाम, जब तक उसकी मां को घर आ जाना चाहिए था, एक बटलर उनकी हवेली नुमा अपार्टमेंट में आया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके हाथों में एक भारी ब्रीफकेस था। बटलर ने उसे बताया कि उनके फैमिली हेड और दूसरे बड़े कुल के वारिस के बीच आपसी झगड़े के दौरान उसकी मां की डेथ हो गई। जाहिर है, बड़े परिवारों की एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान कुछ भयंकर विवाद हो गया था, जिसके चलते उस विदेशी वारिस को इंसल्ट फील हुई थी। वह फॉरेन वारिस सीरस फैमिली और उनके नौकरों के डीप रिलेशन से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वह गुस्से में आपे से बाहर हो गया और कहा जाता है कि रोके जाने से पहले उसने 10 से ज्यादा नौकरों को मौत के घाट उतार दिया था। यह एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। तुरंत पूरी पार्टी कैंसिल कर दी गई और सेरस फैमिली अपने स्टाफ की मौत के गम और गुस्से से भर गई थी। सेरस जैसे पावरफुल परिवारों को दबाने के लिए पैसे और रुतबे वाले उस दूसरे वारिस ने अपनों को खोने वाले परिवारों का मुंह बंद करने के लिए पैसों का बंडल फेंक दिया। यहाँ तक कि मीडिया की भी इतनी औकात नहीं थी कि वे इस एक्सीडेंट के बारे में एक सिंगल न्यूज छाप सके। फैमिली के मालिक को शौर्य की सिचुएशन का पता था और उन्होंने थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफर की थी, लेकिन शौर्य उस वक्त एक नासमझ बच्चा था, जिसे मौत का मतलब तक नहीं पता था। बटलर ने शौर्य के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और ब्रीफकेस उसके पास जमीन पर रख दिया, ताकि वह अकेले अपार्टमेंट में छोड़े जाने से पहले उसे आसानी से उठा सके। उसे अपनी मां के कातिल का नाम तक नहीं पता था, बस उसकी मां के मालिक का कुल नाम उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया, सीरस। वह रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दर्द और दुख उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में दब चुका था। लेकिन शौर्य सेरस फैमिली से नफरत भी कैसे करता, जबकि हादसे से पहले उन्होंने उसकी मां के साथ इतना बढ़िया बर्ताव किया था। कहा जाता है कि उसके पिता फेडरेशन द्वारा चलाई जाने वाली एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे, जिन्हें फैमिली और दूसरे अधिकारियों का फुल सपोर्ट हासिल था। जाहिर है, वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक खास परिवार के साथ हुए पंगे की वजह से उसके पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया और उसकी कंपनी तबाह हो गई।
एंड में सिर्फ वह और उसकी पत्नी ही बचे थे। इस सब ड्रामे के बाद उसके पिता की मेंटल हेल्थ पूरी तरह बिगड़ गई और वह एक शराबी और जुआरी बन गया, जिसने जुए में करोड़ों क्रेडिट्स उड़ा दिए और अपने ऊपर भारी भरकम कर्ज लाद लिया। शौर्य की मां ने उसे बताया था कि जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो किसी भी अनहोनी से पहले उसने उसके पिता को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। कहानी बिल्कुल साफ थी, लेकिन शौर्य को अपनी मां की इस बात पर कभी पूरा यकीन नहीं हुआ। सेरस फैमिली ने उन दोनों को अपने यहाँ शेल्टर दिया था, लेकिन शौर्य को हमेशा से डाउट था, क्योंकि उसने कभी अपने पिता के बारे में इसके अलावा कुछ नहीं सुना था। न तो उनकी कोई फोटो थी और न ही कोई मेमोरी। लेकिन शौर्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे किसी बाप की जरूरत ही नहीं थी। उसकी मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह सेरस फैमिली की आभारी थी और उन्होंने अपनी खास आंखों के साथ उनके यहाँ काम करने का डिसीजन लिया था। पर कौन जानता था कि उनका यह फैसला एक दिन उनकी जान ले लेगा। शौर्य को नहीं पता था कि उसकी मां की आंखें क्या कमाल कर सकती थी, लेकिन जाहिर है कि वे इतनी स्पेशल थी कि एक बच्चे और खुद उनका पेट पाल सके। मां के जाने के बाद भी सेरस फैमिली ने शौर्य के खर्चे के लिए पैसे अलाउंस दिए और एक अच्छे मिडिल स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। हालांकि शौर्य के लिए ये पैसे उसकी मां की जगह कभी नहीं ले सकते थे, जिसने उसकी आंखों की कमजोरी के बावजूद, जिन पर शौर्य के क्लासमेट्स अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन इसके बावजूद वह जबरदस्त बुद्धिमान, मेहनती और एम्बिशियस था, जो हर थ्योरी एग्जाम में सबको पीछे छोड़कर हमेशा टॉप करता था। उसके बाकी सेंसेस नेक्स्ट लेवल पर तेज थे, जिनकी बदौलत वह आर्ट्स सिटी में सरवाइव कर पा रहा था जहां वह रहता था। लेकिन मार्शल आर्ट्स और सोलबॉर्न के इस मॉडर्न दौर में शौर्य को एक परजीवी बोझ की तरह देखा जाता था, क्योंकि वह कमजोर से कमजोर बीस्ट का मुकाबला भी खुद के दम पर नहीं कर सकता था। जब भी कोई बीस्ट आउटब्रेक होता था तो उसे अपनी जान बचाने के लिए दूसरों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। शौर्य के पास अगर कुछ था तो वो थे क्रेडिट्स, पैसे। लेकिन वे क्रेडिट्स भी उसके लिए किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वह उनका ज्यादा यूज नहीं करता था। उसका खर्च बहुत कम था। वह एक घटिया और बदबूदार अपार्टमेंट में रहता था और मां की मौत के बाद से उसकी भूख भी जैसे खत्म हो चुकी थी। वह शायद बिना एक उंगली हिलाए अपनी पूरी लाइफ गुजार सकता था, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। शौर्य की सबसे बड़ी विश दुनिया को अपनी खुद की आंखों से देखने की थी और इतनी कड़ी मेहनत करने की थी कि फ्यूचर में कोई कभी उस पर उंगली ना उठा सके। इसके अलावा उसके दिल में एक सवाल का जवाब पाने की आग सुलग रही थी। आखिर उसकी मां का कातिल कौन था? शौर्य को पक्का नहीं पता था कि वह इस जानकारी का क्या करेगा, लेकिन वह यह जरूर जानना चाहता था कि क्या उस मिस्टीरियस वारिस को किसी के अपनों को जान से मारने का कोई गिल्ट था भी या नहीं, या फिर गरीबों की जान की उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं थी। अपनी मां के बारे में सोचते हुए शौर्य को वो बात फिर से याद आई जो मरने से पहले उसकी मां ने उससे कही थी। अपनी स्पेशल आंखों की वजह से वह किसी तरह शौर्य की कंडीशन समझती थी, क्योंकि वह खुद भी इसी तरह के फेस से गुजर चुकी थी। कुछ चीजों को टेस्ट करने के बाद उन्होंने शौर्य से कहा था कि शायद वह फ्यूचर में कभी देख पाएगा। उसकी आंख की नसें ऑप्टिक नर्व्स खराब नहीं थी, बल्कि उनके बीच एक तगड़ा ब्लॉक था जो ब्रेन से आंखों तक और आंखों से ब्रेन तक एनर्जी के फ्लो को रोक रहा था। उसकी पुतलियों के पीछे मार्बल जैसी खाली गोलियां थीं, जो आमतौर पर माना से भरी होती थीं, जैसा कि उसकी मां के केस में था। लेकिन शौर्य की आंखें पूरी तरह खाली थीं और इसीलिए वह बिल्कुल अंधा था। जब शौर्य सिर्फ 4 साल का था तब उसने अपनी मां से पूछा था कि वह देख क्यों नहीं सकता। तब उसकी मां ने उसे बताया था कि उसकी दोनों आंखों के पीछे एक खाली और अकेला मार्बल है। उन्हें कुछ दोस्तों की तलाश है और उन्हें उन चमकते कणों से भरना होगा जो हर जगह मौजूद है। उन्होंने अपने बेटे को माना का फ्लो दिखाया, उसमें से कुछ हिस्सा शौर्य अंदर डाला और समझाया कि माना को इन कंचों के अंदर इकट्ठा होना होगा ताकि वे दुखी न रहें। जब वे कंचे माना से भर जाएंगे तब शौर्य देख सकेगा। छोटा शौर्य अपनी आंखों के उन कंचों के अंदर इस माना को भरने और उन्हें फिर से खुश करने के लिए पूरी तरह जिद्दी हो चुका था। अनजाने में ही शौर्य ने बहुत कम उम्र में अपने आसपास के माना को फील करना शुरू कर दिया और सालों तक हर दिन घंटों तक उसे अपनी आंखों के भीतर खींचता रहा। स्टार्टिंग में वह इसे बड़े कच्चे तरीके से अपनी आंखों में खींचता था, जिससे उसे भयंकर तकलीफ होती थी और उसकी मां पूरी शिद्दत से उसका साथ देती थी। शुरुआत के कुछ ट्रायल्स के बाद शौर्य की प्रेसिजन बेहतर होती गई और उसे मां के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। शौर्य हार्डवर्किंग था और दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मां पर ट्रस्ट करता था, इसलिए उसने लगभग 10 साल तक लगातार माना को अपनी पुतलियों के कंचों में पहुंचाना जारी रखा। आमतौर पर 10 साल के बच्चे माना के फ्लो को फील करना शुरू करते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे कलेक्ट करते हैं। वे अपने माना कोर के रैंक को अपग्रेड करते हैं ताकि ज्यादा माना इकट्ठा कर सके और पावरफुल बन सके।
हर लिविंग क्रिएचर की बॉडी में कहीं ना कहीं एक माना कोर या वैसी ही कोई चीज होती है, जबकि लगभग सभी इंसानों का माना कोर उनके पेट के पास होता है। जहां इंसान माना कोर के साथ पैदा होते हैं, वहीं जंगली जानवरों को मैजिकल बीस्ट का रैंक हासिल करने के लिए एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जानवरों के शुरुआती और कॉमन रैंक है वाइल्ड, अवेकेंड, इवॉल्व्ड, अनब्लेमिश्ड और मैजिकल। वाइल्ड बीस्ट बेहद कमजोर होते हैं और इंसानों के सबसे निचले रैंक यानी नोवाइस के बराबर होते हैं। शौर्य के अंधेपन की जिस कमजोरी को उसका बैड लक माना जाता था, उसका एक हिडन फायदा भी था। उसके बाकी सेंसेस नेक्स्ट लेवल तक शार्प हो चुके थे। अपनी मां की कहानी और अपनी असाधारण इंद्रियों की वजह से उसने महज 4 साल की उम्र में ही माना को महसूस करना शुरू कर दिया था। एवरेज बच्चों की तुलना में शौर्य के पास खुद को मजबूत करने और अपने माना कोर को सुधारने के लिए पूरे 6 साल की लीड थी। लेकिन उसने जिस माना को महसूस किया, उसे अपनी पावर बढ़ाने के बजाय अपनी आंखों में देखने की काबिलियत पाने के लिए कलेक्ट किया। उसका माना कोर रैंक अभी भी सबसे निचले यानी फर्स्ट नोवाइस रैंक पर अटका हुआ था, जबकि उसके साथी पहले ही 8वें नोवाइस रैंक के आसपास पहुंच चुके थे और एडेप्ट रैंक के बेहद करीब थे, जो उनके माना कोर और ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। लगभग 10 साल बीत गए और शौर्य ने अपनी आंखों के अलावा किसी और चीज के लिए कभी माना का यूज नहीं किया, जिसके चलते उसकी बॉडी और माना कोर का साइज उसके आसपास के सभी लोगों से पीछे रह गया। माना पर कंट्रोल और उसकी सेंसिटिविटी इस बात का इशारा होती थी कि वह पर्सन माना को सोखकर कितनी तेजी से अपना माना कोर रैंक बढ़ा सकता है। नोवाइस रैंक के बाद एडेप्ट रैंक आता था और उसके बाद एक्सपर्ट रैंक। कड़ी मेहनत के 10 साल बाद शौर्य ने फील किया कि उसकी आंखों के अंदर के कंचे लगभग पूरी तरह से भर चुके थे और अब उसके लंबे समय से देखे गए सपने को सच होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। उसके मिडिल स्कूल के दिन भी बस खत्म होने वाले थे और केवल कुछ ही हफ्ते बचे थे। मिडिल स्कूल के एंड में अपनी सोल को जगाने के बाद हर किसी को अपना पहला सोल बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मौका मिलता था। 13 से 14 साल की उम्र किसी की भी सोल को अवेकन करने का सबसे परफेक्ट टाइम होता था और अवेकनिंग की प्रोसेस पूरी होने के बाद हायरार्की सिस्टम अपना काम शुरू करता था। वह टैलेंटेड लोगों और इंसानी कचरे को अलग करता था ताकि होनहारों को बेस्ट परवरिश मिल सके। सोल बॉन्ड बेहद क्रूशियल थे क्योंकि इनसे एलिमेंटल एबिलिटीज मिलती थीं और मास्टर की सोल के अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ का एक हिस्सा भी उनके साथ शेयर होता था। एक ढांसू सोल बॉन्ड के साथ इंसान एडेप्ट रैंक पर रहते हुए भी एक अवेकेंड बीस्ट से ज्यादा पावरफुल हो सकता था। पर्सन की सोल एनर्जी उसकी सोल के साइज का टेस्ट किया जाता था, जो यह बताता था कि वह कितने कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, और यह भी देखा जाता था कि उसकी सोल किस टाइप की है, यानी उसकी सोल किस एलिमेंट की ओर अट्रैक्ट होती है। ज्यादातर एलिमेंटल सोल्स में केवल एक ही एलिमेंट होता था, जबकि कुछ दुर्लभ सोल्स में 2 एलिमेंट्स होते थे। टैलेंटेड लोगों के पास 3 या उससे ज्यादा होते थे और 5 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स वाली सोल्स को गॉड्स चिल्ड्रंस कहा जाता था। 5 एलिमेंट होने का यह भी मतलब था कि वह कम से कम 5 जानवरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता था, क्योंकि हर एलिमेंट कम से कम एक बीस्ट को एक्सेप्ट करेगा। फिजिकल सोल्स भी होती थी जो इंसानों को नॉन एलिमेंटल बीस्ट्स जैसे गोब्लिन, ओर्क, ट्रोल, मिनोटॉर और कई अन्य को अपने साथ रखने की परमिशन देती थी। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कोई बनाता था उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता था, क्योंकि इंसान अपनी पूरी लाइफ अपने सोल बॉन्ड के साथ शेयर करता था। अगर वह मर जाता तो सोल पार्शियली डैमेज हो जाती और उसे रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लगता। मिडिल स्कूल में सोल बॉन्ड पाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहले अनुबंधित जानवर या तो पकड़े गए शावक, अंडे या बीस्ट ब्रीडर्स के छोटे बच्चे होते थे। उनका विश्वास जीतना सबसे आसान होता था और बीस्ट के बड़े होने के साथ साथ इंसान की बॉडी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाती थी। अगर शौर्य अपने रहने वाले सी ग्रेड शहर आर्ट्स में फर्स्ट रैंक हासिल कर लेता तो उसे अपनी चॉइस का बीस्ट चुनने का मौका मिल जाता। इसके अलावा उसे एक अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन मिलने का चांस मिलता, जो उससे भी ज्यादा मैटर करता था। लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि आर्ट्स सिटी में 10 मिलियन से ज्यादा जनता थी और गवर्नमेंट द्वारा बच्चे पैदा करने पर मिलने वाले इंसेंटिव्स की वजह से इस साल लगभग 2.5 लाख मिडिल स्कूल ग्रेजुएट्स थे। प्रलय के बाद इंसानियत ने अपनी 99% पॉपुलेशन खो दी थी, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से बेबी बूम के बाद पॉपुलेशन ऑफिशियल तौर पर 30 अरब से ज्यादा पहुंच चुकी थी। शौर्य एस्टिक्स नाम के एक छोटे टापू पर रहता था, जो न केवल बीस्ट्स बल्कि इंसानों से भी ठसाठस भरा हुआ था, क्योंकि यह रहने के लिए सबसे छोटे और सबसे सस्ते आइलैंड्स में से एक था। एस्टिक्स पर 30 करोड़ से ज्यादा इंसान रहते थे और यह नंबर लगातार बढ़ रहा था। इस आइलैंड पर 3 परमानेंट रिफ्ट्स थीं, जो इसे दूसरी दुनिया से जोड़ती थीं। कैनियर, एस्टिक्स और दूसरे टापुओं की तुलना में एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, जहां ज्यादातर लोग रहते थे। वहां इंसानों के लिए जगह तो थी, लेकिन वे वाइल्ड लाइफ से घिरे हुए थे
और स्ट्रॉन्ग लोगों के सपोर्ट के बिना जंगल में सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। लेकिन इस वक्त शौर्य को इन एग्जाम्स की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने आसपास के माना को अपनी आंखों के भीतर कलेक्ट करने पर था। एक अच्छा सोलबॉर्न पाना जरूरी था, लेकिन इस वक्त शौर्य के लिए उसकी आंखों की रोशनी उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी हर दिन की तरह बाएं हाथ में छड़ी लिए उसी रास्ते से घर जाते हुए शौर्य को घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। अगर उसे घर कहां जा सके? यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बेड, एक फ्रीज था और यह एक छोटे से बाथरूम से जुड़ा हुआ था। हालांकि सबसे घटिया बात यह थी कि इसमें बदबू आती थी और यह बहुत गंदा था। लेकिन मां की मौत के बाद से शौर्य अंदर से भी वही फील करता था, इसीलिए यह उसके लिए काफी था। शायद जब वह देख सकेगा तब वह कोई दूसरा अपार्टमेंट रेंट पर ले लेगा, लेकिन वह बाद की बात थी। बेड पर बैठकर शौर्य हर दिन की तरह लेट नाइट तक अपनी आंखों के अंदर माना कलेक्ट करता रहा, जब तक कि उसका पेट भूख से गड़गड़ाने नहीं लगा। फ्रीज टटोलने पर उसे पता चला कि वह लगभग खाली था। शौर्य ने अपने स्मार्टफोन के एआई का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े और सॉसेज मंगवाए। चूंकि डिलीवरी अगली सुबह आने वाली थी, इसलिए शौर्य ने हाथ मुंह धोए, अपने कपड़े उतारे और सोने के लिए बेड पर लेट गया। कुछ दिन बाद, यह वीकेंड का दिन था और शौर्य अपने बेड पर बैठकर अपने आसपास का माना कलेक्ट कर रहा था। वह फील कर सकता था कि आज वही दिन है जिसका उसने सालों से वेट किया था। शौर्य की दिल की धड़कनें तेज हो गईं और ऐसा फर्स्ट टाइम था जब वह इतना एक्साइटेड फील कर रहा था। उसकी आंखों की पुतलियों के अंदर के कंचे ऊपर तक भर चुके थे और शौर्य की आंखों और ऑप्टिक नर्व्स में अनकंट्रोल्ड खुजली होने लगी, जिससे उसे भारी बेचैनी महसूस हुई। अचानक ऐसा लगा मानो हजारों कागज जितनी पतली लेकिन रेजर जैसी तेज सुइयां उसकी आंखों और ऑप्टिक नर्व्स में चुभा दी गई हो और उसकी आंखों से खून की धार बह निकली। दर्द से चीखते हुए और आंखों से खून टपकते हुए शौर्य की हालत ऐसी हो गई थी मानो वह पागल हो जाएगा। दर्द ऑलमोस्ट अनबेरेबल था और शौर्य को ऐसा टॉर्चर झेलना पड़ रहा था जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था, लेकिन उसे यह सहना ही था। सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स बीतने के बाद वह दर्द धीरे धीरे कम हुआ। उसे नहीं पता था कि एग्जैक्टली कितना टाइम बीता था, लेकिन शौर्य खुद को फिजिकली पूरी तरह डेड और थका हुआ महसूस कर रहा था। दर्द की वजह से जो आंखें पहले जोर से बंद थीं, वे धीरे धीरे खुली और शौर्य की पहले जैसी डेड और डल आंखें अब अंधेरे में टिमटिमाती हुई 2 चमकती और एनर्जेटिक गोल्डन आईज में बदल चुकी थीं।